सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 8 सॉइल का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। पिछले पार्ट में हमने सॉइल फॉर्मेशन को कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ लिया है, जिसमें हमने फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, सॉइल का फॉर्मेशन कितने स्टेजेस में हुआ, इसको कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जा करके पढ़ लीजिए। और आपका पढ़ना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो आगे का जो टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसको आपको थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट होगा। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, यानी सॉइल को फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। सॉइल बन रही है, उसको कहीं पे सॉइल बहुत तेज़ी से बन रही है, कहीं पे सॉइल बहुत आहिस्ता से बन रही है, कहीं पर सॉइल जो है वो नॉर्मल बन रही है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल को अफेक्ट कर रहे हैं उसको बनने में, आज हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। There are a number of factors that affect soil formation, namely climate, characteristics of the parent rock and slope of land। अब बता रहे हैं कि सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने 3 फैक्टर्स का जिक्र किया है। पहला है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है सॉइल को बनने में। ठीक है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा सॉइल के फॉर्मेशन में अफेक्ट करती है वो चीज़ क्या है, वो कौन सा फैक्टर है, वो है क्लाइमेट। किसी भी जगह का क्लाइमेट, वो ठंडा हो, गर्म हो, बहुत तेज़ गर्म हो, नॉर्मल हो, ये चीज़। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट रॉक, दूसरे नंबर पे आता है कि पेरेंट रॉक का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर्स है, क्या खुसूसियात है उसकी। एंड स्लोप ऑफ लैंड, और लैंड जो है वो कैसी है, फ्लैट लैंड है या लैंड जो है वो स्लोप है, यानी स्लोप जानते होंगे आप ना। क्लाइमेट, तो पहला फैक्टर है हमारा क्लाइमेट। Climate factors or agents of withering such as temperature, rain and wind play an important role in loosening and breaking up rocks physical weathering। अब बता रहे हैं कि जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, ये जिनको हम विदरिंग के एजेंट्स कहा जाता है, जिनको जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रेन हो गया एंड हवा हो गई, ये सभी जो है पत्थर को, जो चट्टानें होती है उसको ब्रेक डाउन करने में, उसको ब्रेक करने में और उसको लूज करने में बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं। अब विदरिंग के एजेंट्स, विदरिंग का मतलब क्या होता है? विदरिंग का मतलब होता है नॉर्मली कि पत्थरों का तोड़ना। अब पत्थर जो है वो केमिकली टूट रहे हैं, मतलब केमिकली विदरिंग हो रही है या फिर फिजिकली विदरिंग, अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। फिलहाल हम विदरिंग की बात करते हैं। तो विदरिंग की जो एजेंट्स है, यानी विदरिंग किस वजह से हो रही थी, जैसे कि पहला जो था वो था टेम्परेचर, यानी उस जगह का टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई है या कितना ज़्यादा लो है। ठीक है, ये दूसरी चीज़ थी रेन, बारिश की वजह से भी विदरिंग होती है ना, कि जब बारिश बहुत ज़्यादा, जिस जगह बारिश होती है तो वहाँ पे विदरिंग ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जहाँ के कम बारिश होती है तो वहाँ पे विदरिंग उतनी कम होती है। एंड विंड, हवा जो है ये भी एक मेन रोल प्ले कर रहा था विदरिंग में, क्योंकि हवा जब चलती है तो वो फिर रॉक्स से जो है वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से वो जो है रॉक्स वो टूट जाते हैं। उसके अलावा ये सभी चीज़ें जो है और भी हमने फैक्टर्स पढ़े थे, और भी नॉट फैक्टर्स बट एजेंट्स पढ़े थे, जैसे कि प्लांट्स के जो रूट हैं वो ग्रो कर रहे हैं तो इससे भी विदरिंग होती है। तो ये भी बता रहे हैं कि जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो होते हैं ये सभी रॉक को तोड़ने में बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं, ये जिसको हम विदरिंग बोलते हैं। वाटर इन रॉक क्रीविक्स एक्सपेंड व्हेन इट फ्रीजेस, हैंस इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड कॉजिंग द रॉक्स टू क्रैक। अब बता रहे हैं कि जो रॉक के अंदर जो वाटर होता है, रॉक के अंदर वाटर कहाँ से आएगा, रॉक के अंदर वाटर आ गया, बारिश से आ सकता है, फ्लड से आ सकता है, और भी कहीं काफ़ी जगहों से आ सकता है। तो वाटर, जब रॉक के अंदर जो वाटर होता है, जब वो फ्रीज करता है, जब वो फ्रीज होता है तो वाटर एक्सपेंड करता है। ठीक है, आप इसको अपने घर में एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। आप एक वाटर बॉटल लीजिए, वाटर बॉटल में जो है पानी भर लीजिए और पानी भर के उसको फ्रीज़र में रख दीजिए। जब आप उसको फ्रीज़र में रखेंगे और वाटर जब वो आइस में चेंज हो जाएगा, तो जब आप उसको बाहर निकालेंगे और बॉटल को सीधा खड़ा रखने की कोशिश करेंगे तो बॉटल आपकी सीधी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब वाटर फ्रीज होता है तो वो एक्सपेंड करता है। ठीक है, जो बॉटल का जो नीचे वाला पार्ट है, जो अंदर को है, बॉटल के अंदर घुसा हुआ सा है, थोड़ा धंसा हुआ है, तो वो एक्सपेंड कर जाएगा। जब वाटर फ्रीज करेगा तो वो बाहर निकल आएगा।
है ना, और बॉटल जो है वो सीधी खड़ी नहीं हो पाएगी। यही सेम चीज़ होती है रॉक के अंदर कि जिस जगह का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और उसके जब जहाँ वो रॉक है, रॉक के अंदर वाटर है और वाटर जब वो फ्रीज करेगा तो वो वाटर जो है वो एक्सपेंड करेगा और जब वो एक्सपेंड करेगा तो उसमें प्रेशर बनेगा, वो रॉक के अंदर प्रेशर बनेगा और जब रॉक के अंदर प्रेशर बनेगा तो रॉक टूट जाएगी। ठीक है, रॉक्स आर आल्सो वर्न डाउन बाय विंड, और रॉक जो है वो विंड की वजह से भी, जो तेज़ हवाएं जो चलती है ना, ये भी बहुत मेन रोल प्ले करती हैं, क्योंकि जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो आप ऐसे जब आप कहीं पे तूफान आता है तो आंधियाँ चलती हैं वहाँ पे, तो उस वक्त आप जो है हवाओं की पावर का आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवाओं में, वाटर में कितनी ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन इज़ फास्टेस्ट इन हॉट मॉइस्ट क्लाइमेट एंड स्लोवेस्ट इन कोल्ड ड्राई क्लाइमेट। अब बता रहे हैं कि जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसमें वो कहाँ पे बहुत तेज़ी से होगी। पहली कंडीशन ने आपकी हॉट होनी चाहिए, यानी वो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत गर्म होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि मॉइस्ट होना चाहिए। मॉइस्ट का मतलब मॉइस्चर, उसके वहाँ पे नमी होनी चाहिए। ठीक है, 2 कंडीशन है। पहली बात तो ये है कि सिर्फ हॉट नहीं होनी चाहिए और ना ही सिर्फ मॉइस्चर होने, बल्कि हॉट भी होना चाहिए और वो मॉइस्चराइज भी, मतलब मॉइस्चर भी होना चाहिए उसमें। ठीक है, और स्लोवेस्ट कहाँ पे होती है, तो जहाँ पे कोल्ड हो, ठंडक हो और प्लस ड्राई क्लाइमेट हो। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ही, जहाँ पे बहुत तेज़ी से कोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही है तो वहाँ जो है सॉइल का फॉर्मेशन जो है वो कम होगा, है ना। जहाँ ठंडक होगी वहाँ तो कम होगा ही, ये बात तो है, बट जहाँ का ठंडक भी है प्लस ड्राई भी है क्लाइमेट, तो वहाँ पे सबसे कम होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। इन द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स बैक्टीरियल एक्टिविटी इज हाई। अब यहाँ पे उसका रीज़न बता रहे हैं कि जो ट्रॉपिक्स जो है वो बहुत वार्म होती है, बहुत गर्म होती है, प्लस वेट भी होती है ना, यानी वहाँ पे थोड़ी गीला, मतलब वहाँ का जो क्लाइमेट है उसमें नमी भी होती है, तो वहाँ के बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, और जब बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमस बनेगा, और जब ह्यूमस बनेगा तो सॉइल का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट सॉइल इन दीज एरियाज हैव अ रिच कंटेंट ऑफ ह्यूमस। और उसमें क्या होता है कि जब बैक्टीरिया, आप ये हमने पिछले पार्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि बैक्टीरिया मतलब सॉइल के फॉर्मेशन में जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं। ये जो है वहाँ पे जो डेड एंड डिकेड प्लांट जिनको हम ह्यूमस बोलते हैं उसको बनाते हैं, और वही चीज़ जो है सॉइल की फर्टिलिटी को उतनी ज़्यादा बढ़ाती है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि जहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी जितनी हाई होगी वहाँ पे ह्यूमस उतना ज़्यादा बनेगा, और वहाँ की सॉइल जो होगी वो उतनी अच्छी और इतनी फर्टिलिटी पावर उसमें बहुत ज़्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड डेजर्ट रीजन्स हैव अ वेरी लिटिल वेजिटेशन एंड एनिमल्स लाइव्स एंड सो लिमिटेड डिकेड मटेरियल्स इज अवेलेबल फॉर द सॉइल। अब दूसरी तरफ देख रहे हैं, अब दूसरी तरफ अगर आप डेजर्ट की बात कर लीजिए, है ना, डेजर्ट में क्या होता है कि वहाँ का क्लाइमेट एक तो गर्म होता है, बहुत तेज़ गर्म होता है, प्लस ड्राई क्लाइमेट होता है। ठीक है, तो वो क्या बता रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ही कम वेजिटेशंस होगी, वहाँ हरियाली बहुत ही कम होगी। जाहिर सी बात है, डेजर्ट है तो हरियाली कम ही होगी ना। और उसके बाद एनिमल्स की लाइफ भी बहुत ही कम होगी। डेजर्ट एरियाज़ में कुछ ही पर्टिकुलर एनिमल्स ही रह पाते हैं जो कि वहाँ पे अपने आप को अडेप्ट कर पाते, वही एनिमल्स रहते हैं। तो वहाँ एनिमल्स लाइफ भी बहुत कम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत कम होंगे, वेजिटेशन भी कम है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों चीज़ें कम हैं, और जो है डेड एंड डिकेड जो मटेरियल है, जो ह्यूमस है, वो सॉइल के लिए कम है। और जब ये कम होगी तो सॉइल जो है इतनी मतलब कम बहुत ही आहिस्ते से वहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन होगा। द लैक ऑफ रेनफॉल्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोस्ट टेक्सस सॉइल इन ड्राई एंड एरिड रीजन्स। बता रहे हैं कि क्योंकि बारिश भी वहाँ पे कम होती है, और जब बारिश कम होती है तो बारिश की वजह से जो है जो वहाँ का जो सॉइल जो बनती है तो वो थोड़ी, उसका जो टेक्सचर होता है ना वो सैंडी होता है, यानी वो वहाँ रेतीला टेक्सचर होता है उसका, और जो है क्या कहते हैं, और रेतीला भी होता है। और जो एरिड रीजन्स जो होते हैं, जो वहाँ पे जो सॉइल बनती है वो एरिड सॉइल बनती है। और एरिड सॉइल किसको बोलते हैं? एरिड सॉइल बोलते हैं कि जिसका टेक्सचर एक तो सैंडी हो, है ना, जिसकी यानी जो रेतीला हो, प्लस वो नेचर में स्लाइन होता है। स्लाइन का मतलब होता है कि वहाँ पे जो है उस सॉइल में सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है।
ठीक है। और ये ज़्यादातर राजस्थान में, थर डेजर्ट में और राजस्थान में भी अरेवली एरियाज़ में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि जहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी जितनी कम होगी, जितनी लिमिटेड होगी, तो वहाँ पे उतनी ही कम मतलब उतनी ही स्लोवेस्ट जो है सॉइल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। In areas that experience severe winter, bacterial activity is very slow, causing dead plant and animals matter to build up. अब बता रहे हैं कि वो एरियाज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी उतनी ही स्लो होगी, और जब बैक्टीरियल एक्टिविटी स्लो होगी तो जो है ह्यूमस नहीं बन पाएगा, और जब ह्यूमस नहीं बन पाएगा तो सॉइल का फॉर्मेशन उतनी आहिस्ता से होगा। तो यहीं पे ये बात मतलब इन्होंने जो ऊपर बताई ना, दो कंडीशंस बताई कि आपका सॉइल का फॉर्मेशन कहाँ बहुत तेज़ी से होगा। तो पहली कंडीशन है कि वो जो क्लाइमेट है वहाँ का, वहाँ हॉट होना चाहिए, और दूसरी जो कंडीशन है वो है कि मॉइस्ट होना चाहिए। ठीक है, नमी होनी चाहिए, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा सॉइल का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख रहे हैं ना कि ये क्लाइमेट जो है सॉइल के फॉर्मेशन में कितना ज़्यादा मेन रोल प्ले कर रहा है। ओके, अब उसके बाद देयरफॉर सॉइल इन सच प्लेसेस फॉर्म्स वेरी स्लोली। इसी वजह से जो ऐसे एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो सॉइल बनती है वो बहुत ही आहिस्ता से बनती है, बहुत वहाँ जो उसका रेट होता है बहुत ही स्लो होता है। Thus the rate of the soil formation and the type of soil formed depends on the climate of a place। अब देख रहे हैं ना आप कि सॉइल के फॉर्मेशन में जो है किसी भी जगह का क्लाइमेट कितना ज़्यादा मेन रोल प्ले कर रहा है। ओके, आई होप आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आ रही है तो वापस वीडियो को रिपीट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। सेकेंड फैक्टर हम जो पढ़ रहे थे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट रॉक। जो पेरेंट रॉक है जिससे सॉइल बन रही है वो कैसा है, क्या चीज़ है उसके अंदर, क्या चीज़ उसके अंदर ज़्यादा पाई जा रही है, ये भी बहुत मेन रोल प्ले करता है सॉइल के फॉर्मेशन में। क्योंकि जैसा पेरेंट रॉक होगा वैसी ही सॉइल बनेगी। पेरेंट रॉक समझ में आ रहा है ना आपको, यानी पेरेंट जो उसको बनाने की वजह है। जैसे हमारे भी पेरेंट्स होते हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स हैं जो हमें वजह बने हमें प्रोड्यूस करने के, ठीक है, हमें रिप्रोड्यूस करने के। तो यही चीज़ यानी पेरेंट रॉक की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। The composition of the parent rock also determines the kind of soil formed। अब बता रहे हैं कि जो पेरेंट रॉक का कंपोजिशन होगा जिससे वो बनेगी, तो वो चीज़ भी जो है सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत ये also determine the kinds of soil formed। अच्छा, ये भी जो है सॉइल की जो सॉइल कैसी बन रही है इसको ये डिटरमाइन करेंगे। जाहिर सी बात है जैसे पेरेंट रॉक होंगे तो सॉइल भी वैसी ही बनेगी। फॉर एग्जांपल, इफ़ द पेरेंट रॉक इज़ रिच इन कैल्शियम, अगर पेरेंट रॉक जो है वो उसके अंदर कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है तो जो सॉइल बनेगी तो वो भी उसके अंदर भी कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। अगर उसके अंदर फॉस्फोरस ज़्यादा पाया जाएगा पेरेंट रॉक में, तो वो उसमें जो है सॉइल जो बनेगी उसमें भी क्या कहते हैं फॉस्फोरस की जो मात्रा होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर उसमें आयरन ज़्यादा होगा तो आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंट रॉक का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, वो बहुत ही मेन रोल प्ले करता है कि सॉइल कैसी बनने वाली है आगे। ठीक है, स्लोप ऑफ लैंड। अब तीसरी चीज़ जो सॉइल को फॉर्मेशन में जो मेन रोल प्ले कर रही थी वो है स्लोप ऑफ लैंड। लैंड कैसी है आपकी, लैंड फ्लैट है आपकी या फिर स्लोपी है ना। The physical features of a place play an important role in the formation of soil। जो किसी भी जगह का फिजिकल फीचर होता है वो जो है सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। Hilly areas generally have a thin layer of soil because running water and wind tend to carry the soil down the slope। अब जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ की लैंड कैसी होती है, स्लोपी होती है, यानी स्लोप होता है, लैंड टेढ़ी होती है ना, ऐसे करके। जैसे ये एकदम सीधा है, आपको दिख रहा हो ये सीधा है, तो आप इसको टेढ़ा कर दीजिए, ये है स्लोप, ये आपकी स्लोप है। तो ये देखिए जो हिली एरियाज होते हैं तो वहाँ की लैंड कैसी होती है, ऐसी होती है ना, स्लोपी होती है। तो वो जो है वहाँ पे सॉइल की एक थीन ही लेयर बनती है, पतली सी लेयर बनती है। क्यों? क्योंकि हिली एरियाज है, बारिश होती है तो बारिश एक जगह नहीं रुकेगी, बारिश जो है बारिश का पानी फिसल करके नीचे आ जाएगा। अब जो सॉइल जो बनी है, जो अभी भी बनी है, जो उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर है वो भी पानी के साथ नीचे आ गई। ठीक है, फिर बारिश हुई, फिर उसकी दूसरी लेयर नीचे आ गई, फिर बारिश हुई, फिर मतलब कहने का मकसद ये है कि जो स्लोप जहाँ का जो लैंड जो होती है, जो स्लोपी लैंड होती है, स्लोपी एरियाज, हिली एरियाज जो होते हैं, वहाँ की जो सॉइल जो फॉर्मेशन होता है वो
मतलब तेज़ी से तो होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है। तो इस वजह से वहाँ पे जो भी पौधे या जो प्लांट्स जो ग्रो करते हैं उन्हीं प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है जिनको कम वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। ऑन द फ्लैट लैंड, तो आपको ये बात समझ में आ गई ना कि जो लैंड का जो स्लोप होता है वो कितना मेन रोल प्ले करता है। लैंड अगर स्लोपी नहीं होगी तो अच्छे से वहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन होगा, उतनी अच्छी लेयर बनेगी, ठीक है। ऑन द फ्लैट लैंड, फ्लैट प्लेन्स, अब जो फ्लैट प्लेन्स होते हैं जैसे नॉर्मली हम लोग रहते हैं, सॉइल रिमेन्स रिलेटिवली अनडिस्टर्ब लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ थिक लेयर। जो फ्लैट लैंड होती हैं तो वहाँ पे जो है सॉइल को कोई डिस्टर्ब ही नहीं होता बनने में। जो भी सॉइल बन रही है तो वो अपनी ही जगह, अगर बारिश भी हो रही है तो जाहिर सी बात है बारिश का पानी कहाँ जाएगा, ज़्यादा दूर जाएगा। लोग लैंड जो मिट्टी है, जो ऊपर की मिट्टी है, वो ज़्यादा उसके थोड़े से दूर पे फैल सकती है, फिर वो वहीं आ जाएगी, ठीक है। तो जो फ्लैट एरियाज़ होते हैं तो वहाँ पे जो है सॉइल की एक थिक लेयर बन जाती है, बहुत मोटी सी लेयर बन जाती है। और जो हिली एरियाज़ होते हैं जहाँ की लैंड जो वो स्लोपी होती है तो वहाँ पे सॉइल बनती तो है बट उसकी थिन लेयर होती है, ओके। तो हमने तीनों फैक्टर्स डिटेल में पढ़ लिए कि तीनों फैक्टर्स कैसे कैसे सॉइल के फॉर्मेशन में अफेक्ट कर रहे हैं। अब आते हैं हम सॉइल की प्रोफाइल। Due to the physical, chemical and biological activities that take place during soil formation, well-developed layers of soil are formed one below the other. अब बता रहे हैं कि फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हुई उसमें सॉइल में, ठीक है। हम अभी तक पढ़ ही रहे हैं कि फिजिकली भी हो रही है, केमिकली भी हो रही है, बायोलॉजिकली भी हो रही है, बैक्टीरिया भी जो अपना क्या कहते हैं वर्क कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि सॉइल की फॉर्मेशन हो रही है ना, इन तीनों वजहों की वजह से। तो अब उसमें जो सॉइल जो फॉर्म हो रही है वो लेयर के फॉर्म में हो रही है, ठीक है। यानी सॉइल की जो है लेयर बनेगी। अब जाहिर सी बात है एक सॉइल बन रही है तो वो उसकी जो जितनी भी, देखिए आप यहाँ से सॉइल के इसमें पिक्चर्स के जरिए हम समझते हैं। ये जो फिगर बना हुआ है ना, अब इसमें देखिए ये पेरेंट रॉक है, ठीक है। पेरेंट रॉक में विदरिंग हुई तो इसमें थोड़ा सा मतलब ऐसे हुआ, ये ऐसे इसमें छोटे छोटे इसके पार्ट पीसीस हो गए। फिर उसके बाद इसमें और हुआ है ना, ऐसी सॉइल हुई, फिर ऐसी सॉइल, फिर ऐसी सॉइल हो गई। तो ये सभी चीज़ जो ये एक दिन में तो नहीं बन रही है ना, इसको काफ़ी टाइम लग रहा है। और अब जब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, नीचे तक देख रहे हैं, पेरेंट रॉक से लेकर के बिल्कुल ग्राउंड रॉक तक देख रहे हैं, तो इसकी काफ़ी लेयर्स बन रही हैं, है ना। कहीं पे बहुत पेरेंट रॉक हैं तो वहाँ पे थोड़ा इससे कम है, थोड़ा से कम है, थोड़ा इससे कम है। तो ये बता रहे हैं कि जो सॉइल की जो लेयर्स होती है ना वो वेल डेवलप होगी। ऊपर वाली तो बहुत वेल डेवलप हो रही, अब नीचे वेल डेवलप होती जा रही हैं। Typically, 4 distinct soil layers can be seen. These layers are referred to as horizons. अब बता रहे हैं कि typically आप 4 distinct layer बनती हैं, 4 main layers बनती हैं और हम हर layer को horizon कहते हैं, ठीक है। हम इसको खाली layer नहीं बोलेंगे बल्कि horizon बोलेंगे। ये एक horizon हो गया, ये दूसरा horizon हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख ही पा रहे होंगे, ये अलग horizon हो गया, ये इतना सा part थोड़ा अलग हुआ, ये इतना सा part अलग हुआ, इनको हम horizons बोलेंगे, है ना। अब हॉरिजॉन की उन्होंने सॉइल प्रोफाइल की एक बेहतरीन सी डेफिनेशन दी है कि सॉइल प्रोफाइल मेनली कहते किसे हैं। अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस टू द पेरेंट रॉक दैट शो द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल और द हॉरिजॉन्स इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। अब बता रहे हैं कि अगर एक सॉइल है ना, एक लैंड है, कोई सी भी लैंड हो, अगर आप उसको वर्टिकली काटेंगे ना, वर्टिकली किसे कहते हैं, बिल्कुल जो स्टैंडिंग लाइन होती है उसको हम वर्टिकली बोलते हैं, और जो स्लोपिंग लाइन होती है उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टली। अगर हम सॉइल को, कहीं की भी लैंड को अगर हम वर्टिकली काटेंगे तो उसकी कुछ लेयर्स आपको दिखेंगी, ठीक है, अलग अलग लेयर्स दिखेंगी सॉइल की। तो ग्राउंड रॉक से लेकर के पेरेंट रॉक तक जो अलग अलग लेयर्स जो शो कर रही हैं इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्स। और मतलब जो एक एक लेयर हो रही है तो उसको हॉरिजॉन्स बोल दिया, और इस पूरे को यानी जो पूरे जो हम देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे सॉइल प्रोफाइल। यानी हमने अगर हम इसको ऐसे काटेंगे, ऐसे इसको मतलब सेक्शन में इसको काटेंगे वर्टिकली सेक्शन में, तो जो ये दिखेगा हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राउंड सॉइल से लेकर के पेरेंट रॉक तक, इसको हम बोलेंगे हमने किसको स्टडी किया, हमने सॉइल प्रोफाइल को स्टडी किया, ठीक है। अब इसके अलग अलग लेयर्स को पढ़ते हैं। ए होरिजोन और टॉप सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। ये जो ए होरिजोन है ना, यहाँ पे इन्होंने अच्छे से हमें ABCD करके हमें समझाने की कोशिश की है कि जो ए होरिजोन है ये वाला एरिया, ये ऊपर वाला नहीं, ओ को नहीं, ए की बात कर रहे हैं कि ये सॉइल की सबसे
ऊपरी लेयर होती है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स, इसमें बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं। और इट इज़ यूजुअली रिच इन ह्यूमस, और इसमें जो है ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है, बहुत ह्यूमस पाए जाते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ए में क्या पाया जा रहा है, बी में क्या पाया जा रहा है, सी में क्या पाया जा रहा है, डी में क्या, सॉरी ए बी सी और आर इन्होंने अलग अलग, यहाँ पे आप डी भी लिख सकते हैं कि इन सभी में क्या क्या चीज़ें मेन पाई जाती हैं। तो इस वाली लेयर में क्या पाया जा रहा था, ह्यूमस पाया जा रहा था, ठीक है। इट इज़ सॉफ्ट, अब इसके बता रहे हैं कि ये कैसी होती है, ये सॉफ्ट होती है, नर्म होती है, पोरस होती है, इसके अंदर पोर्स होते हैं, यानी इसमें पोर्स जानते हैं ना आप, जो पोर्स होते हैं, सुराख जो होते हैं वो होती है। और कैन होल्ड वाटर, ये वाटर को होल्ड भी कर सकती है। ओ होरिजोन, जो ओ का जो होरिजोन है, ये होरिजोन, हम इसको लेयर नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, होरिजोन्स। जो ओ होरिजोन्स है इसमें लाइज जस्ट अबाउट द टॉप सॉइल, ये टॉप सॉइल से थोड़ी और ऊपर होती है। और ये कैसी होती है, एनरिच इन ऑर्गेनिक मैटर, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें ह्यूमस होता है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा पाए जाते हैं। बी होरिजोन और सबसॉइल इज रिच इन मिनरल्स दैट सीप डाउन अलोंग विद वाटर। बी होरिजोन में, ये बी जो होरिजोन है, ये वाला पूरा पार्ट, ये क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें ऑर्गेनिक मैटर पाए जा रहे थे सबसे ऊपर वाले में, इसमें ह्यूमस पाया जा रहा था, इसमें मिनरल्स पाए जा रहे हैं। और ये मिनरल्स जो होते हैं ये वाटर के साथ अंदर चले जाते हैं, सीप करते हैं ना, अंदर आ जाते हैं वाटर के साथ। इट ऑल्सो कंटेन्स कंपैक्टली पैक्ड फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, इसके अलावा इसमें जो है सॉइल के फाइन पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। सी होरिजोन की बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप, इसमें रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल से, जो छोटे छोटे रॉक्स जो है वो टूट करके बनी है। कंटेन्स पार्टली विदर्ड पीसेज ऑफ रॉक, इसमें जो है रॉक के छोटे छोटे पीसीज हैं, और जो किससे हुए हैं, विदरिंग की वजह से हुए हैं। इट इज़ यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय क्रैक्स एंड क्रीविक्स, इसमें जो है मतलब क्रीविक्स होता है, दरारें होती हैं ना। रॉक्स जो है जाहिर सी बात वो छोटे छोटे टूटे हुए हैं, तो उनके अंदर बीच में दरार बोलते हैं ना, जो जब कोई दीवार वगैरह जब बीच में से टूट जाती है तो इसमें एक लाइन बन जाती है, तो उसको दरार बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्रैक्स होते हैं, इन जो पत्थरों में क्रैक्स होते हैं, बीच बीच में से टूटे हुए होते हैं, दरारें पड़ी हुई होती है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिग बियॉन्ड दिस लेयर, और इसको डिग करना, इसको खोदना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आप देख लीजिएगा कभी आपके साइड में कहीं कुआं खुदे, या कुआं तो नहीं खुदता है अब, क्या कहते हैं, बहुत सारी और भी ज़मीन खोदी जाती है। तो जब ज़मीन के जितने नीचे जाओ तो उतनी ज़्यादा ज़मीन को खोदना उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नीचे चट्टानें आती रहती हैं, है ना, रॉक आते रहते हैं, रॉक पार्टिकल्स आते रहते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिग बियॉन्ड दिस लेयर। अब आर होरिजोन या बेड रॉक, बेड रॉक क्यों कहा गया, क्योंकि ये सबसे नीचे वाला रॉक है। पेरेंट रॉक भी कह सकते हैं आप, बेड रॉक भी कह सकते हैं, एज अ बेड यूज़ हो रहा है ये, ठीक है। इज द लोअर पोस्ट लेयर एंड मैनली कंसिस्ट ऑफ द पेरेंट रॉक, यानी ये सबसे ज़्यादा नीचे वाली लेयर है और इसमें पेरेंट रॉक ही आते हैं, ठीक है। The properties of this rock greatly determine the composition of the soil। अब यही चीज़ जो है, यही पेरेंट रॉक जो है, ये हमें ये बताएंगे कि हमारी सॉइल कैसी बनने वाली। अगर इन पेरेंट रॉक में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है तो हमारी जो सॉइल जो ऊपर बनेगी, जो ग्राउंड रॉक पे, यहाँ पे जो सबसे ऊपर जो सॉइल होगी वो हमारी कैल्शियम वाली होगी, यानी उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होगी। अगर ये फॉस्फोरस ज़्यादा है तो फॉस्फोरस वाली होगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सॉइल प्रोफाइल किसे कहते हैं। सॉइल प्रोफाइल का मतलब ये है कि हम ग्राउंड रॉक से, ग्राउंड रॉक नहीं बल्कि मतलब जो टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल से लेकर के पेरेंट रॉक तक जो हम इसको स्टडी करेंगे, जो हम इसको देखेंगे, तो हम इसको पूरे को बोलेंगे सॉइल प्रोफाइल, ओके। और इसकी एक एक लेयर को क्या बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्स, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज आगे एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स रिमेंबर इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। फर्स्ट है हमारा, फिजिकल या फिर केमिकल विथरिंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओरिजिनल रॉक। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे, हमारा आंसर फिजिकल होगा, क्योंकि वो जो है रॉक के ओरिजिनल रॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज नहीं करती, बल्कि केमिकली विदरिंग जो होती है वो ही रॉक के नेचर को चेंज कर देती है। सेकेंड है, हिली एरिया जनरली हैव अ थिन या थिक लेयर ऑफ सॉइल। अब ये भी पढ़ा है हमने, वहाँ पे सॉइल की बहुत ही थिन लेयर बनती है। थर्ड है, सॉइल फॉर्मेशन इज फास्टेस्ट इन हॉट मॉइस्ट
या फिर कोल्ड ड्राई क्लाइमेट्स? बताइए। आंसर होगा हमारा हॉट भी होना चाहिए प्लस मॉइस्ट भी होना चाहिए। Fourth है a vertical section that shows distinct layer of soil when we cut straight into the soil is called a soil profile या फिर horizon? आंसर होगा हमारा प्रोफाइल। All layer which lies just above the topsoil is rich in organic matter या फिर rocks? एकदम साफ लिखा हुआ है ऑर्गेनिक मैटर। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कंपोजिशन ऑफ सॉइल हमारा अगला टॉपिक होगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती हो और इंशाल्लाह पसंद भी आएगी तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में है ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।